नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य विभाग में 12वां पाठ रानी देखेंगे। रानी पाठ का प्रकार है रेखा चित्र। इसकी लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। जन्म सन 1907 ईस्वी सन में हुआ था, निधन सन 1915 ईस्वी सन में हुआ था। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी धूप की बद्री और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सदैव भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपा वर्ण करने वाली सायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। सायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतः महादेवी कवियत्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार रेखा चित्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुल गुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। तो महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक स्मरण लिखे हैं। यहाँ जो संस्मरण एक घोड़ी का दिया गया है, उनका नाम रानी था। लेखिका ने बचपन में उससे बहुत प्यार किया था। लेखिका रानी के साथ निक्की यानी नेवला और रोची यानी कुतिया को भी नहीं भूल पाई है। महादेवी की सहृदयता पाठक को दिल छू लेने वाली लगती है। तो अब हम रेखा चित्र के रूप में महादेवी के संस्मरण देखेंगे। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इससे अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में थे रोक तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़कर देश निकाल देता था। इन्हें गधों पर बैठना, प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। तो रियासत यानी राज्य, रियासत होने के कारण इंदौर एक शानदार घोड़ों और सवार करने वाले लोगों के लिए आधिपत्य रहा था। आधिक्य यानी अधिकता। इंदौर मध्य प्रदेश में आया हुआ एक शहर है। इसके अतिरिक्त भी अंग्रेज लोग अपने बच्चों को छोटे टट्टू यानी सफ़ेद गधों पर बैठाकर घुमाया करते थे, जिसकी जाति के संबंध में हमारा ज्ञानवर्धन करना यानी ज्ञान में वृद्धि करना। इनके संबंध के बारे में हमारे घर का नौकर जो रामा था,
उसने हमें बताया था। रामा की कहानियाँ हमने कहीं सुनी थी। इसमें रामा ने हमें बताया था कि राजा अपराधियों को गधे पर बैठाकर देश से निकाल दिया करते थे। इन्हें ऐसे निकाल दिया जाता थे, बहुत प्रसन्नता से घूमते फिरते थे। विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता था कि इन्हें दंड के रूप में गधे पर बैठाकर निकाल दिया गया है। रामा ने हमारा हर तरह का जानने की जिज्ञासा जी थी, उसका समाधान कर दिया था। इन्हें विलायत यानी इंग्लैंड में गधे पर बैठाकर दंड देकर भारत भेजा जाता था, क्योंकि अंग्रेज लोग यह मानते थे कि भारत में यह वाहन नहीं है। जिज्ञासा, ज्ञान में जानने की जिज्ञासा वृत्ति वाला, जानने की इच्छा वाला, तो जिज्ञासा शब्द समूह के लिए एक शब्द में है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलाम ठेल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। एक दिन हम तीनों यानी महादेवी, उसका भाई और बहन, ये तीनों मिलकर अपने पिता से मौखिक कहते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा घोड़ा न होना ये हमारे लिए अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें क्यों नहीं है? ऐसा कहने के लिए तीनों आगे आ जाते हैं। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? बाबूजी ने इस समय हमें हंसते हुए पूछा कि सफ़ेद गधे पर बैठोगे? तुम कहो। हमारे तीनों में से तुम कहो के साथ ठेलम ठेल होने लगा, यानी भीड़ भाड़, धक्का मुक्की होने लगी। कौन कहेगा ऐसा करने लगे। लेकिन मैंने आगे आकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं। अजस्रोत यानी सदा बहने वाला प्रवाह। पता नहीं हमारे ज्ञान के बारे में रामा ने जो बताया था उससे बाबूजी ने उसे डांटा या नहीं डांटा, ये तो हमें मालूम नहीं। एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नामक साइंस रखा गया। साइंस यानी घोड़े की देखभाल करने वाला व्यक्ति। पता नहीं हमें जो ज्ञान रामा ने दिया था उस ज्ञान के बारे में पिताजी ने उसे डांटा या नहीं, परंतु थोड़े दिनों के बाद एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू यानी घोड़ा हमारे आंगन के पश्चिम दिशा वाला जो वरंडा, बरामदा यानी वरंडे में बांधा गया। वरंडा घोड़े को बांधने के लिए तो नहीं बनाया गया था, पर बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक दरवाज़ा बनाया गया था। उसकी मालिश के लिए, खाने पीने के लिए, घुमाने आदि ले जाने के लिए एक साइंस नामक छुट्टन को रखा गया था। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिसे हम रोची और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है और सब 4-5 दिन
उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा ने उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। अब हमारे इस छोटे से टट्टू से हम बहुत प्रभावित हुए, साथ में रुष्ट भी हुए, क्योंकि हमारे साथी अन्य जीव जो थे, हमारे साथ अन्य जीव में नेवला, निक्की जो था, नेवला, रोजी यानी कुतिया जो थी, उनके साथ हमारे लिए मकान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और कोई अन्य नौकर भी नहीं रखा गया। रामा को तो हम नौकर कह नहीं सकते थे, अगर कह देते तो हमें बहुत डांटता फटकारता था, साथ में कान भी खींचता था। लेकिन खिड़की तक हमारे दरवाजे में परिवर्तन नहीं हुई, क्योंकि हम खिड़की से ही बाहर आ जा सकते थे, वो भी हमारे दरवाजे के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाई, जिससे रोची और निक्की के साथ कूदने से हम मुक्त हो सकते। बाबूजी भी हमारी टट्टू सवारी के लिए 4-5 दिन रुष्ट हुए और घूमते रहे इधर उधर, लेकिन अंत में ये जो टट्टू था उससे हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। अब रामा से हमने उसका नाम पूछा तो रामा से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदैव हो गए। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। अंत में यह टट्टू हमारे से मित्रता प्राप्त कर लेता है और रामा से जानकारी प्राप्त होती है कि इसका नाम ताज रानी है और इसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र तो हमने देखा ही था, लेकिन रामा और कल्लू की जो कहानियाँ हमने सुनी थी, इसमें रानी के सुख दुख की गाथा यानी कहानी सुनते थे, उसके प्रति बहुत प्रेम दिखाई देता था। ताजमहल जैसे भवन की रानी को भी वहाँ से निकलकर एक कहानी की रानी की तरह निकाल दिया गया है। यह कल्पना करते करते हमारी सारी ईर्ष्या यानी नफरत उसके प्रति जो थी वह करुणा यानी दया में पिघल कर आ जाती है। हम उसे अधिक से अधिक आराम देने का उपाय सोचने लगते हैं। वह इतनी सुंदर थी कि अब उसकी सभी आँखों में वसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। ताज रानी इतनी सुंदर थी कि उसकी छवि यानी चेहरा आँखों में हमेशा के लिए याद रह जाए ऐसा था। उसका रंग हल्का चॉकलेटी रंग का और चमकदार था। उसके ऊपर नज़र पड़ते ही फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ अयाल का गुच्छा यानी गर्दन के ऊपर का बाल का गुच्छा, काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती। पारदर्शी यानी जिसको आर पार देखा जाए वह। उसकी काली स्वच्छ आंखें थी, जिसके आर पार देखा जाए ऐसी आंखें थी। लाल नथुने पहने हुए थी, फुला फुला कर चारों ओर गंध लेती रहती थी। उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठ वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। क्षत विक्षत होना यानी कि खराब न होना, घायल न होना। ऊंचाई के अनुपात से
पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरसल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। उसकी आंखें पारदर्शी है, लाल नाक से वह बुला बुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती है। उसके दांत, लाल जीभ, झलक देते हुए गुलाबी ओठ वाले मुंह से सदा यह लोहे के चने चबाती रहती है, फिर भी वह घायल नहीं होते। उसके शरीर की ऊंचाई और चौड़ाई इतनी है कि शरीर एकदम सुडौल मजबूत और सघन पूंछ यानी लंबी पूंछ है जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में जैसे मोरसल के समान उठती गिरती रहती है। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी। दीर्घकाल यानी लंबे समय तक उसके ऊपर से यादें हटती नहीं है, जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे गए अक्षर हो और प्रत्यक्ष होने पर वह दिखाई देते हो, इस तरह लग रहा था। हम बार बार सोचते हैं कि वह और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं कि यह छोटी क्यों न रही, जो अगर यह छोटी रही होती तो रोजी और निक्की के समान ही इसे भी हम अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। रानी को हम अपने कमरे में नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उसे अस्तबल में, अस्तबल यानी जहाँ घोड़ा बांधा जाता है वह स्थान, जिसको हम वरांडा भी कह सकते हैं, तो अस्तबल बना हुआ था, वही हमारा कार्यालय बन जाता है। यानी जो भी कार्य करना होता है हम वही इकट्ठे हो जाते हैं। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आतेताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छाएं विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार विस्थापित होने लगा। तो रानी बरामदा घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था। उसकी दीवार में एक अलमारी बनाई हुई थी, अलमारी यानी कब्बड़। उसमें हमारे जो भी चीज़ वस्तुएं थे सभी रखी गई थी। इसमें हम स्वेच्छाएं उसे रखते थे। जो भी शरणार्थी यानी बाहर से लाए हुए खिलौने जो थे वो हमारे परिवार की तरह इसमें हम रख देते और सभी हमारे साथ रहते थे। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसका बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हीन हिनाने लगती। रानी की गर्दन में झूल झूल कर और उसके गर्दन के बालों में हम फूल खोस खोस कर और उसे बिस्किट मिठाई आदि खिलाकर ऐसी मित्रता प्राप्त कर लेते हैं कि जब भी वह हमें न देखती तो पैर पटक पटक कर जोर जोर से हीन हिनाने लगती और हमें देखती रहती। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। इसके बाद अब हमारे घुड़सवारी यानी उसके ऊपर बैठकर घूमने जाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। हमारी घुड़सवारी शुरू हुई। इसमें मेरे और मेरी बहन के लिए एक सामान्य छोटी सुंदर जीन खरीदी जाती है और भाई के लिए चमड़े की जीन खरीदी जाती है।
जिससे संतुलन खो देने पर भी आदमी घोड़े के ऊपर से गिरता नहीं। जीन यानी घोड़े ऊपर बैठने के लिए सुंदर गद्दी वाला सीट। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और सुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते। स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता, परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति को संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी के गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। हमारे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरा यानी ऊंचाई वाला भाग, जिसे हम गुजराती में कह सकते हैं ऊंचो ओटलो। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी ऊपर आरूढ़ होते यानी सवार होना। सुट्टन हमें साथ लिए दौड़ाता हुआ घुमाता था। सवेरे भाई बहन बैठकर घूमते। स्कूल से लौटने पर यानी शाम के वक्त, तीसरा पहर यानी शाम के वक्त मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता, यानी मेरी बारी शाम के वक्त स्कूल से छूटने के बाद घुड़सवारी करने की रहती थी। परंतु ऐसी सवारी से हमारा स्वभाव कभी संतुष्ट हुआ नहीं। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष नहीं होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले गए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। अंत में एक दिन छुट्टी का दिन था। मध्याह्न का समय था। घर के सभी लोग सो गए थे। रानी को हम अस्तबल से बाहर खोलकर ले जाते हैं और चबूतरे पर खड़े होकर बिना जीन के हम उसके ऊपर एक के बाद एक बारी बारी से बैठकर सवारी करने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजकता प्रवृत्तियों से प्रभावित थी। हमारी प्रवृत्तियों से ताज रानी वाकिफ थी, इसलिए बालकों के बैठने पर यह हमें अच्छी तरह धीरे धीरे घुमाती रहती थी। पशु पक्षी भी वनस्पति की तरह एक परिवार ही होता है। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। निक्की यानी नेवला रानी की पूंछ पकड़कर झूलने लगता था। रोजी यानी कुतिया भी इसके इच्छा अनुसार ताज रानी की गर्दन पर उछल कूदकर चढ़ने लगती और फिर वापस नीचे कूदती। हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते, गर्व यानी अभिमान, शान से बैठते कि मानो हम एक मयूर सिंहासन वाले आसन पर विराजमान हो। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की चाल यानी धीरे धीरे इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़कर बांध रखने का संकल्प किए हो। रानी हमारी सबकी दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर जब भी हम बैठकर सवार होते थे, उसके बाल पकड़कर बैठते, तब वह हमें धीरे धीरे इधर उधर घुमाकर संतोष कर देती थी। परंतु एक बार जब मैं बैठी थी, तभी भाई ने उसके हाथ में एक पतली संटी यानी सोटी
थी वह उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना बिल्कुल नहीं थी, पर मानो उसका स्वाभिमान आहत हुआ हो, उसे दुख हुआ हो ऐसा लगा, और कोई दुखद घटना उसे पहले की याद आ गई हो ऐसा लगने के कारण वह इतने वेग से, वेग यानी रफ्तार, गति, इतने रफ्तार से भागने लगी कि मानो जिस रास्ते से जा रही थी वहाँ की सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ रखने के लिए संकल्प करके खड़े हो ऐसा लग रहा था। कुछ देर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। कुछ दूर मैंने अपने आप को उड़न खटोले पर संभाला। उड़न खटोला यानी ऊंचाई वाला भाग, ऊंचाई वाले भाग से नीचे गिरना। आपने उड़न खटोला देखा ही होगा। गुजरात में यहाँ पावागढ़ में है, गिरनार में है, जिसे हम रोपवे कहते हैं। समुद्र की तल से ऊंचाई वाले भाग जो होते हैं वहाँ ऐसा उड़न खटोला बनाया जाता है, जिसे हम गुजराती में रोपवे कहते हैं। ऊंचाई वाले भाग से नीचे गिरना जो होता है वहाँ मैंने आसानी से अपने आप को संभाल लिया, परंतु उसके पीठ से नीचे गिरना तो मेरे लिए निश्चित था। गिरते ही मानो रानी अपने अतीत से वर्तमान में लौट आई हो। अतीत यानी भूतकाल। जब मैं ऊपर से नीचे गिरी तो रानी मानो भूतकाल से वर्तमान में आ गई हो, इस तरह वह खड़ी हो गई और उसे अपनी भूल मालूम हुई हो, इस तरह वह एक प्रतिमा की तरह, मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़ आए। बहुत दिनों तक मुझे बिस्तरवश रहना पड़ा, यानी बिस्तर में लेटे रहना पड़ा। स्वस्थ होने पर रानी के पास गई और करुणा भरी पश्चाताप से वह मेरी ओर देखने लगी और हिनहिनाते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते। सुंदर छोटे छोटे शेर मुँह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। नानी यानी मम्मी की मम्मी जो होती है उसे नानी कहते हैं। तो भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसे सोने के कड़े भेजे थे। सामान्यतः हमारे घर में जो भी नया कपड़ा आता, गहने आते, आभूषण यानी गहने, आभूषण आता, हम पहनकर रानी को दिखाने के लिए जाते थे। नानी ने सुंदर छोटे छोटे शेर मुँह वाले कड़े जो दिए थे पहनकर भाई भी रानी को दिखाने के लिए गया। न जाने किनकी प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के कानों में एक रिंग की तरह पहनाकर चला आया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या का समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। फिर शाम हम सब खेल कूद में लग गए। ये कड़े वाली बात भूल ही गए। लेकिन शाम को संध्या यानी शाम के वक्त भाई के कड़े के बिना के हाथ देखकर माँ ने उसे पूछा कि कड़े कहाँ गए। तो तभी कड़ों के बारे में खोज शुरू की गई और सभी जगह देख लिया, लेकिन कड़े का कहीं पता नहीं लगा।
रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। अब रानी अपने कानों को अपने पैर के खुरों से खुराती रही और जोर जोर से हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान रानी की ओर गया और रानी के इशारा बाबूजी समझ गए। जहाँ रानी को बांधा गया था वहाँ जमीन में मिट्टी हटाने के लिए बाबूजी ने कहा। किसी ने रानी के कानों से उतार कर ये जो शेर मुंह वाले कड़े थे, जमीन में बड़ा सा एक गड्ढा खोद कर गाड़ दिया था। वह मिल गए। दंड तो हमारे में से किसी को नहीं मिला, परंतु रानी ने सारे घर के हृदय में स्थान पा लिया। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। अब एक दिन की घटना है, एक विचित्र घटना है जो आज भी हमें याद है। एक सवेरे जब हम उठे तब रानी के पास एक छोटा सा बच्चा देखा हमने। यह कहाँ था, ऐसा मन में प्रश्न देखते ही होने लगा। रामा को बार बार पूछने पर उसने हमें बिना किसी उपाय से हमें बता दिया कि यह जीव जो छोटा है वह रानी के पेट में था और दाना चारा खाकर उसके पेट में सो रहा था। भाई ने भी उत्साह से रामा को पूछ लिया कि और भी रानी के पेट में ऐसा छोटा सा बच्चा है? तो रामा ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ ऐसा कहने के लिए स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। अब तो हमें आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी हुआ। ये छोटे जीव जो है वो कोई काम धंधा नहीं करते और हमें जो पीठ पर बैठा कर घुमाने ले जाती है, उस रानी का दाना चारा खुद खाकर उसके पेट में आराम करते रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव में मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तब हमने अपना क्रोध संस्मरण रहा और न प्रस्ताव। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक बच्चा और निकाल ले, ताकि बच्चे जो छोटा निकाला जाएगा उस पर भाई बहन बैठकर आराम से घूमेंगे फिरेंगे और रानी हमेशा मेरी सेवा में ही, यानी रानी पर मैं ही बैठकर सवार करूंगी। मुझे भी उसका प्रस्ताव जो था वह मंजूर हो गया। पर एक दोपहर को भाई कहीं से साग काटने का चाकू ले आता है, तब मेरी हिम्मत ने साफ मना कर दिया। साहस यानी हिम्मत, जवाब दे देना यानी साफ मना कर देना। मैंने साफ मना कर दिया और तभी
सभी समस्याओं की ओर हमारा ध्यान गया कि अगर हम चाकू से पेट काटेंगे, बच्चा निकालेंगे, तो इसका पेट फिर से सिएंगे कैसे। माँ की छोटी सी सुई थी, उस सुई से तो उसका पेट सिया नहीं जाएगा। और टाट सीने का जो बड़ा सूजा था वह भी अपनी कोठरी में नहीं था। रामा अपनी कोठरी में रखता था जहाँ हम कभी जा नहीं सकते थे। ऐसा समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई। ऐसा करके कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद जब रानी का अश्व यानी छोटा बच्चा जो था वह बड़ा हो गया और दौड़ने लगा, तब हमारे मन से उसके प्रति जो क्रोध था वह भी दूर हो गया और उसके प्रति हमारा जो स्मरण था वह यानी घोड़ा निकालना, छोटा बच्चा निकालना और उसके ऊपर बैठकर घूमने का जो हमारा पेट फाड़कर निकालना था वह भी हम भूल जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारा ताज रानी रेखा चित्र जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ वह ख़त्म होता है। अब इसके शब्दार्थ जो यहाँ दिए गए हैं वह देख लेते हैं। बद्री तो बादल, अनुकंपा तो दया भावना प्रकट करना, रियासत यानी राज्य, ठेलम ठाल तो चलना, विलायत यानी ब्रिटेन, विस्थापित का मतलब होता है स्थान से छूटा हुआ, अस्तबल घोड़े का आवास, अयाल यानी लगाम बागडोर, संटी तो छोटी, बरामदा तो वरांडा। दो मुहावरे दिए गए हैं। आँखों में बसना, हृदय में समाना, जवाब दे देना, अंत हो जाना या नष्ट हो जाना। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। रानी कौन सी साहित्यिक विधा है? तो रानी कौन सी साहित्यिक विधा है, उसका उत्तर होता है रानी का साहित्य प्रकार है रेखा चित्र। लेखिका ने रानी के अलावा कौन कौन से चरित्र लिए हैं? तो लेखिका ने रानी के अलावा यहाँ कुतिया, नेवला आदि चरित्र लिए हैं। लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी? तो लड़कों ने स्मृति पत्र में लिखा था कि जैसा अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है वैसा अपने पास नहीं होना, वह अन्याय की बात है। तो ये हुए एक एक वाक्य के प्रश्न। अब आपको प्रश्न नंबर 2 खुद करना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द में पहला है ज्ञान में वृद्धि करने वाला, ज्ञानवर्धन। बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसका उत्तर होता है बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी तो घुड़सवारी। विरुद्धार्थी शब्द है अपराधी तो निरपराधी। प्रसन्नता विरुद्धार्थी शब्द है। प्रसन्नता का अर्थ होता है अप्रसन्नता। दंड का अर्थ होगा पुरस्कार। तो यहाँ कितने ही ऐसे व्याकरण और भी आते हैं जो हम पाठ में कितने देख कर आए हैं। अब आपको इसका जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय लिखना होगा। स्वाध्याय में काव्य में लिखते वक्त शब्दार्थ पहले लिखना, इसके बाद मुहावरे का अर्थ लिखना है। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 इतने प्रश्न आपको लिखने होंगे। तो यहाँ आपका रेखा चित्र के रूप में ताज रानी जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है वह ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम
अगला नया कोई गद्य या पद्य देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।